how are you all? I hope you are well and good. In today's class, we will discuss our part 2, that is Coorg. So, हमारा जो चैप्टर था वो था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. इसका जो पार्ट सेकेंड है दैट इज कूर्ग, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इसका फर्स्ट पार्ट था द बेकर ऑफ गोवा. सो गोवा का एक जो नान भाई था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था. आज हम कूर्ग पढ़ेंगे. आखिर कूर्ग क्या है? देखिए, बेसिकली जो कूर्ग है एक जगह का नाम है जो कि कर्नाटक में है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है. किसके लिए? कॉफ़ी के लिए. यहाँ की कॉफ़ी सबसे अच्छी होती है. सो कूर्ग क्या है? बेसिकली कर्नाटका में एक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है जिसके बारे में हमें राइटर चैप्टर के अंदर बताएंगे. इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है लोकेश एब्रॉय. लोकेश एब्रॉय ने इस चैप्टर के अंदर हमें कूर्ग की खूबसूरती के बारे में बताया है, कूर्ग के लोगों के बारे में बताया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ऑथर. हम यहाँ पर लोकेश एब्रॉय के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली चीज, इस चैप्टर के जो राइटर है वो है लोकेश एब्रॉय या फिर डॉक्टर लोकेश एब्रॉय. ये क्या थे? ये एक डॉक्टर थे, ट्रैवलर थे और सोशल एंटरप्रेन्योर थे. सो लोकेश एब्रॉय और डॉक्टर लोकेश एब्रॉय इज अ डॉक्टर, ट्रैवलर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर. डॉक्टर थे, ट्रैवलर का मीनिंग होता है जिस इंसान को घूमना पसंद हो, उसे हम ट्रैवलर बोलते थे. एंड सोशल एंटरप्रेन्योर, और सोशल एंटरप्रेन्योर थे who loves India and likes writing about different places he visited in India. जो कि भारत से प्रेम करते हैं और उन्हें पसंद है. लाइक का मीनिंग होता है पसंद होना, और उन्हें पसंद है, क्या पसंद है? राइटिंग, लिखना अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों के बारे में ही विजिटेड इन इंडिया, जो कि उन्होंने भारत के अंदर घूमी है. कूर्ग इज इन कर्नाटका एंड इज फेमस फॉर कॉफी. सो कूर्ग जो है वो कर्नाटका में है और अपनी कॉफी के लिए फेमस है. कूर्ग कहाँ है? कर्नाटका में है और अपनी कॉफी के लिए फेमस है. क्या आपको पता था कूर्ग कॉफी के लिए फेमस है? रेन फॉरेस्ट्स अपने वर्षा वनों के लिए, एंड स्पाइसेस और अपने मसालों के लिए. तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें बताई गई हैं. जो कूर्ग है वो अपनी कॉफ़ी के लिए, अपने वर्षा वनों के लिए और अपने मसालों के लिए फेमस है. इट लाइज जियोग्राफिकली बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. ये जो है जियोग्राफिकली यानी कि भौगोलिक रूप से कहाँ पर है? मैसूर एंड मैंगलोर. मैसूर और मैंगलोर के बीच में है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेसन. इस लेसन में हमें क्या क्या दिया गया है? सो कूर्ग जो है, हमें पहली चीज तो पता है कि कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका में है और ये अपनी कॉफी के लिए, अपने वर्षा वनों के लिए और अपने मसालों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है. The lesson gives a beautiful insight of the smallest district of Karnataka and its people. ये जो पार्ट है, ये जो लेसन है, gives us a beautiful insight. एक झलक देता है. जैसे glimpses का मीनिंग होता है झलक, उसी तरह से insight का भी मीनिंग होता है नजर या फिर झलक. नजर या फिर झलक. ये जो पार्ट है हमें एक सुंदर झलक देता है, एक सुंदर नजारा देता है. किसके बारे में? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, दैट इज कूर्ग एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों के बारे में. The place has an amazing weather throughout the year with enough rain during the monsoon season. ये जो जगह है हैज एन अमेजिंग वेदर. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वेदर है, बहुत ही ज़्यादा सुहावना मौसम रहता है पूरे साल. विद इनफ रेन, और पर्याप्त वर्षा के साथ ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जो कि वर्षा ऋतु के दौरान होती है. The people of Coorg are known to be one of the bravest. जो कूर्ग के लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा बहादुर लोगों में से माना जाता है.
कॉफी इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन। जो कॉफी है इस रीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। मेन क्रॉप का मीनिंग क्या होता है? महत्वपूर्ण फसल होना। जैसे अपने यहाँ की महत्वपूर्ण फसल क्या है? गेहूं, चावल, ये सारी चीजें हैं। उसी तरह से अगर आप कर्नाटका में जाएंगे तो कॉफी हो गया, असम में जाएंगे तो चाय हो गया। ये सारी चीजें क्या है? अलग अलग जगह पर फेमस है। सो यहाँ पर क्या है? कॉफी इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन। जो कॉफी है इस रीजन की, इस जगह की सबसे ज्यादा मुख्य फसल है। अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड हियर। वेराइटी का मीनिंग होता है विविधता। विविधता, जो विविध तरह के जानवर हैं। एनिमल्स का मीनिंग क्या होता है? जानवर। अलग अलग तरह के जो जानवर है कैन बी फाउंड हियर, यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ इनको देखा जा सकता है। एंड द प्लेस इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल ब्रह्मगिरी हिल्स, आइसलैंड एंड तिब्बतन सेटलमेंट्स। और ये जो जगह है सुंदर सुंदर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, आइसलैंड और तिब्बतन सेटलमेंट्स के द्वारा घिरा हुआ है। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है। देखिए इस चैप्टर से सिर्फ आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपके एग्जाम्स हैं तो आपके चैप्टर में ये आपकी बुक में चैप्टर दे दिए गए हैं। आपको भारत के बारे में जानने के लिए मिल रहा है। अब आप बताइए आप में से कितने लोग थे जो कूर्ग के बारे में पहले जानते थे? आज आपने पढ़ा, आपको पता चला कि कूर्ग क्या है? कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ वो किसके लिए फेमस है? अपने हिल्स के लिए फेमस है, अपने रेन वेदर के लिए फेमस है, अपने वर्षावनों के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पर क्या है? यहाँ की कॉफी। ये जो देख रही हो ये कॉफी है। कॉफी जब पेड़ पर लगती है तो फिर उस टाइम पर वो ऐसी होती है, फिर इसके बीज निकाले जाते हैं, साफ किए जाते हैं, तब हम तक पहुंचती है। नेक्स्ट इज midday between Mangaluru and Mangalore sits a piece of heaven। जो मंगलुरु और जो मैंगलोर है उसके बीच में क्या है? a piece of heaven, एक heaven, heaven बोलते हैं स्वर्ग को। स्वर्ग का एक टुकड़ा है। कहाँ पर? मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्वर्ग का एक टुकड़ा है। Midday between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है मैसूर और जो कोस्टल यानी कि समुद्र के किनारे का जो एरिया है, समुद्र के किनारे का जो कस्बा है मैंगलोर का, उसके बीच में, मिड डे का मीनिंग होता है बीच में, उसके बीच में एक स्वर्ग का टुकड़ा है। that must have drifted, जिसको लिया गया है। ड्रिफ्टेड का मीनिंग होता है किसी से उठा लेना या फिर उठा के रख देना। इसको उठाया गया है या फिर लिया गया है फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के साम्राज्य से। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, ब्यूटिफुल women and wild creatures। ये जो लैंड है, ये जो भूमि है, ये रोलिंग जो घुमावदार पहाड़ी, रोलिंग हिल्स का मीनिंग होता है घुमावदार पहाड़ियाँ। ये जो घुमावदार पहाड़ियों का हिस्सा है, लैंड है, भूमि है, ये किससे भरी हुई है? किससे इनहेबिटेड है? किससे बनी हुई है? बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। मार्शल मैन का मीनिंग होता है जो बहुत ही ज्यादा हट्टे कट्टे इंसान होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बहादुर और तंदुरुस्त इंसान होते हैं। बेसिकली यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस एक लिया गया है। मार्शल मैन यानी कि बहुत ही ज्यादा जो बहादुर है, ब्रेवेस्ट है, जो बहुत ही ज्यादा बलशाली है, शक्तिशाली है। ब्यूटीफुल वुमन, जो सुंदर महिलाएं हैं, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जंगली प्राणी हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो कूर्ग है ये मैसूर और मंगलुरु के जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री किनारा है, उसके बीच में है। और ऐसा लगता है कि ये भगवान के साम्राज्य से लिया गया है। ये भरा हुआ है, ये जो जगह है, ये जो घुमावदार पहाड़ी की जगह है, ये किससे मिलकर बनी है? जो मार्शल मैन है, ब्यूटीफुल वुमेन है और जो वाइल्ड क्रिएचर हैं, इससे मिलकर ये बनी हुई है। कूर्ग और कोडागु, ये कूर्ग का दूसरा नेम है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा जिला, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। ये सदा हरे रहने वाले
रेन फॉरेस्ट्स वर्षा वनों, स्पाइसेस मसालों और कॉफी प्लांटेशन और कॉफी के जो पौधे होते हैं उनका घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स सदाबहार जो वर्षा वन है कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इस जिले का 30% तक कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान इट पॉज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है जो कि बहुत सारे विजिटर्स को, बहुत सारे जो घूमने के लिए लोग आते हैं उनको दूर रखती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, जो खुशी का सीजन होता है वो कब से आता है, वो सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक रहता है। द वेदर इज परफेक्ट, यहाँ का जो मौसम है बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। विद सम शॉर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, कुछ जो शॉर का मीनिंग बेसिकली यहाँ पे लिया गया है, जब बारिश होती है ना तो आपने देखा होगा आपके घर पे जो शॉर होता है जब आप उससे खोलते हैं तो एकदम से फुहार गिरती है। ठीक जब बारिश होती है तो यहाँ पर उसमें बारिश की बात की जा रही है, जो कि पर्याप्त बारिश जो कि सही मात्रा में होती है वो फेंकी जाती है और ये इससे भरपूर है, इससे बिल्कुल सही है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफी, और जो ये हमारी हवा है उसमें इनविगरेट का मीनिंग होता है बेसिकली किसी को उत्तेजित कर देना या फिर कहीं पर फैल जाना, उगा देना किसी चीज को। सो यहाँ पर ये जो कॉफी है इसकी जो खुशबू है ये हवा में फैली हुई है और जब आप सांस लेंगे इस हवा में तो आपको कॉफी की स्मेल महसूस होगी। कॉफी स्टेट्स and colonial bungalow tucked under the tree canopies in prime corners। सो जो कॉफी के स्टेट्स हैं, कॉफी की जागीरें हैं और कॉलोनियल बंगले जो हैं ये बेसिकली घरों की बात की जा रही है। कॉलोनियल जो बंगले हैं वो कैनोपीज के जो ट्रीज हैं, कैनोपीज के जो पेड़ हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर प्राइम कॉर्नर्स यानी कि मुख्य कोनों में बसे हुए हैं। नेक्स्ट इज The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek और Arabic descent। जो fiercely का मीनिंग होता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्लंट होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा तेज होते हैं। जो इंडिपेंडेंट लोग हैं कूर्ग के वो पॉसिबली क्या है, ग्रीक और अरेबिक डिसेंट है। उन्हें माना जाता है कि वो ग्रीक के और अरेबिक डिसेंट से निकले हुए हैं। As one story goes, जैसा कि एक स्टोरी में बताया गया है, एक कहानी में बताया गया है, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। जब वापस जाना असंभव हो गया था तब जो अलेक्जेंडर, आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो बताया गया है अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो चली थी साउथ अलोंग द कोस्ट, इस कोस्ट के यानी कि इस किनारे के साथ में, एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ पर सेटल हो गई थी जब उनका वापस आना असंभव हो गया था। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from Hindu mainstream। और इन लोगों ने क्या किया, फिर यहाँ के लोकल लोगों से शादी कर ली और इससे क्या हुआ, इनका कल्चर हमारे मार्शल मेटगेल जो ट्रेडिशन होते थे इनमें दिखने लगा, शादियाँ होती थी उनमें दिखने लगा, जो रिलीजियस राइट्स थे उनमें दिखने लगा। रिलीजियस राइट्स का मीनिंग बेसिकली होता है जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक हमारी जो क्रियाएं हैं जो कि अलग थी। डिस्टिंक्ट का मीनिंग होता है अलग होना, जो कि अलग थी, इससे अलग थी फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मेन स्ट्रीम होती है उससे अलग थी। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered breast belt worn by the Quraysh। सो यहाँ बताया गया ये जो थ्योरी है कि अरब का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये बताया गया है कि यहाँ पर जो लोग थे वो लंबा काला कोट जो कि सजा हुआ था, एम्ब्रॉयडर्ड का मीनिंग होता है सजा होना, जो कि सजा था, किससे सजा था, बेस्ट बेल्ट से। ये जो बेल्ट आपको दिख रही है लंबा काला कोट और ये बेल्ट है इससे सजा हुआ था जो कि
के द्वारा पहनी जाती थी, नॉन एज कुफिया, जिसको कुफिया कहा जाता था। इट रिजेंबल्स द कुफिया worn by the Arabs and the Quds, जो कि कुफिया की तरह दिखता था, कुफिया की तरह लगता था, जो कि पहना जाता था अरब के द्वारा और कुद्स के द्वारा। देखिए बेसिकली यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, पहली बार तो वो हमारे इंडिया में आई, लेकिन जब वो वापस आ रही थी तो उसका वापस आना असंभव हो गया था। तो वापस आना क्योंकि असंभव हो गया है, क्योंकि कोस्टल एरिया था, कोस्ट का एरिया है, समुद्री एरिया है। देखिए समुद्र में क्या होता है, लोग दिशा के यंत्र से चलते हैं, समुद्र में कोई रास्ता नहीं होता। जैसे मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था द ब्लैक एरोप्लेन, उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि आसमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। एक पर्सन कंट्रोल रूम से बैठकर उस पायलट को नेविगेट करता है, तब वो पायलट प्लेन को उड़ाता है। आसमान में कोई रास्ता नहीं होता जैसे जमीन पर रास्ता बना है। इसी तरह से जो समुद्र होता है, समुद्र में भी कोई रास्ता नहीं होता है। समुद्र में लोग हवा की दिशा से चलते हैं या फिर उनके पास एक मैप होता है, उस मैप के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो पुराने टाइम में क्या होता था, जनरली आज तो शिप्स वगैरह आ गई, हम जिस रास्ते में जाना चाहें, जिस दिशा में मुड़ना चाहें उस दिशा में जा सकते हैं। लेकिन बिफोर द टाइम, पहले के समय में क्या था कि ये सब चीज़ें नहीं थी। उस समय पर लोग हवा जिस दिशा में चलती थी उस दिशा में चलते थे। सो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो आ तो गई थी इंडिया में, लेकिन वो वापस नहीं जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल एरिया था। ये जो पूर्व है, ये डिस्ट्रिक्ट हमें बताया गया ना, जो कोस्टल एरिया है उसके बीच में है। तो क्या हुआ था, जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो लोग यहीं पर रुक गए थे। अब जब वो यहाँ रुक गए तो उन्होंने यहाँ के लोकल से शादी कर ली। अब शादी कर ली तो उनके ट्रेडिशंस जो थे, उनके रीति रिवाज जो थे वो हमें दिखने लगे, ट्रेडिशन मिक्स हो गई। इसी वजह से यहाँ के लोगों को बोला गया है ये लोग अरेबिक डिसेंट के या फिर ग्रीक डिसेंट के। क्यों? क्योंकि अरब के लोगों ने यहाँ पर आके शादी कर ली, फिर उनके बच्चे हुए, उनके ट्रेडिशंस अलग हो गए। जो कि हिंदू, देखिए हिंदू ट्रेडिशन हमारे अलग होते हैं, वेस्टर्न ट्रेडिशन अलग है या फिर अरेबिक ट्रेडिशन अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ शादी होती है तो हमारे सारे रीति रिवाज अलग होते हैं। हमारे यहाँ जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो कब पहनते हैं, जब कोई इस दुनिया में नहीं रहता है। लेकिन वेस्टर्न हो गया, अरब नेशन हो गया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खासकर वेस्टर्न में, अरब में तो नहीं, वेस्टर्न में लोग शादियों में वाइट कपड़े पहनते हैं। तो सभी जगह कल्चर अलग अलग होता है। और जब वहाँ के लोग यहाँ के लोगों से शादी करते हैं या फिर यहाँ के लोग वहाँ के लोगों से शादी करते हैं तो ट्रेडिशंस जो होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और जो हमारी आने वाली पीढ़ियों में दिखने लगते हैं। तो उस समय पर क्या हुआ था, शादी हुई होगी, उनके फिर वंशज हुए होंगे, तो ये ट्रेडिशंस मिक्स हो गए। इसी वजह से यहाँ के लोगों को अरेबिक या फिर ग्रीक डिसेंट का बोला जाता है। ऑलराइट, के होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कुर्की घर होते हैं वहाँ पर परंपरा होती है। ट्रेडिशन का मीनिंग होता है परंपरा होना। और हॉस्पिटैलिटी, देखिए हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी दोनों सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन इन दोनों का ही मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है। हॉस्पिटल आप सभी को पता होगा क्या होता है, जहाँ लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, जहाँ लोग मेडिसिन लेने जाते हैं, उसे हम हॉस्पिटल बोलते हैं। लेकिन हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आवभगत करना, किसी का स्वागत करना। आपके घर में जब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आपके मदर एंड फादर क्या करते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो जब हमारे यहाँ पर कोई गेस्ट आता है और जब हम उसका स्वागत करते हैं, उसकी आवभगत करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, इसी को ही हम हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। ऑलराइट, सो कुर्की घरों में आव भगत करने की परंपरा है या फिर सम्मान और स्वागत करने की परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ valor related to their sons and father। एंड दे आर मोर देन विलिंग, और उनकी ये बहुत ज्यादा इच्छा होती है। विलिंग का मीनिंग होता है इच्छा होना। तो रिकाउंट, रिकाउंट का मीनिंग होता है सुनाना। और इनकी और सुनाने की इच्छा होती है। क्या सुनाने की इच्छा होती है? न्यूमरस टेल्स। टेल्स का मीनिंग होता है कहानियां। न्यूमरस का मीनिंग होता है बहुत सारी। और इनका मन होता है या फिर इनकी ज्यादा इच्छा होती है
बहुत सारी कहानियां सुनाने की ऑफ वेलर। वेलर का मीनिंग होता है बहादुर होना या फिर बहादुरी के लिए हम वेलोर का यूज करते हैं। इसकी मीनिंग BALOUR भी होती है और BALOR भी होती है, दोनों मीनिंग करेक्ट होती है। सो यहाँ पर हम किसकी बहादुरी की कहानी की बात कर रहे हैं? टू देयर सन्स एंड फादर्स, अपने बेटों की और अपने पिताओं की। सो कूर के जो घर होते हैं उनमें आओ भगत करने की परंपरा होती है और वे लोग ज़्यादा इच्छा रखते हैं या फिर उनकी ज़्यादा इच्छा होती है अपने बेटों और अपने पिताओं की बहादुरियों की कहानी सुनाने की। ऑलराइट, द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कूर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज्यादा सुसज्जित, डेकोरेट का मीनिंग होता है वैसे सजाना, लेकिन डेकोरेट का मीनिंग जब किसी इंसान का पद बहुत ही ज्यादा सम्माननीय होता है उसके लिए भी हम करते हैं। तो आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा सुसज्जित होना। तो जो हमारी भारत की सेना है, भारतीय सेना है, उसमें जो कूर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज्यादा सुसज्जित है, सबसे ज्यादा अपना सम्मान का स्थान रखती है। देखिए ऐसा होता है जो अपनी आर्मी हो गई तो इसमें ना अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, जैसे असम रेजिमेंट हो गया, अभी हमने पढ़ा कूर्ग रेजिमेंट हो गया, तो अलग अलग रेजिमेंट होते हैं। इन सब का नाम अलग अलग इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आप जब कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरे इंडिया में हमारी आर्मी है, ठीक है, अब कोऑर्डिनेट करोगे तो नाम तुम्हें रखना पड़ेगा ना, ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट थोड़ी ना कर लेंगे। हम किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमें किसके साथ आगे कोऑर्डिनेट करना है, इसके लिए हम आर्मीज के नाम रख देते हैं, अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग नेम होते हैं। ऑलराइट, जैसे मराठा एक रेजिमेंट है, आपने सुना होगा। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज कूर्गी, और जो भारतीय सेना के पहले चीफ थे, पहले प्रमुख थे, जनरल करियप्पा, ये उनका नेम है, वॉज अ कूर्गी, एक कूर्गी थे, यानी कि वो कूर्ग से रिलेशन रखते थे, वो कूर्ग के थे, इसीलिए उन्हें कूर्गी बोला गया है। इवन नाउ, अब भी Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. यहाँ तक कि आज भी भारत में कोडावोस जो है ऐसे इकलौते लोग हैं जिन्हें आज्ञा मिली हुई है या फिर जिन्हें अनुमति मिली हुई है। परमिटेड का मीनिंग होता है अनुमति, जिन्हें अनुमति है, किस चीज की अनुमति है? टू कैरी अ फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। एक फायर आर्म का मीनिंग होता है अपने साथ कोई भी हथियार लेकर रखना, फॉर एग्जाम्पल चाकू हो गया, फॉर एग्जाम्पल तलवार हो गई, फॉर एग्जाम्पल गन हो गई। सो जो फायर आर्म्स होते हैं, जो वेपन्स होते हैं, बिना किसी लाइसेंस के इनको रखने की इजाजत है। अभी देखिए हमने यहाँ पर देखा था ना, इनकी जब हमने पोशाक देखी थी तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर एक तलवार है, तो ये क्या है? ये एक फायर आर्म है, ये एक वेपन है। तो हमारे इंडिया में कोडावूस लोग ऐसे हैं जिनके पास बिना लाइसेंस के ये फायर आर्म्स रख सकते हैं, इसकी इन्हें परमिशन है, इसकी इन्हें अनुमति है। ये जो परमिटेड है ना, ये परमिशन से मिलता जुलता है। परमिशन का मीनिंग क्या होता है? हम किसी से अनुमति ले रहे हो। सो परमिटेड का मीनिंग क्या हो गया? किसी से अनुमति लेना। सो ओवरऑल इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो पूर्वी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटेबल होते हैं, वो आओ भगत करते हैं, बहुत ही अच्छा सम्मान करते हैं। और उसके बाद हमें ये बताया गया है कि जो पूर्वी लोग होते हैं वो ज़्यादा इच्छा रखते हैं किसमें? अपने पिताओं की, अपने बेटों की, जो उनकी बहादुरी की कहानियाँ हैं वो सुनाने में। इसके अलावा हमें बताया गया है जो हमारी इंडियन आर्मी है उसमें जो कूर्ग रेजिमेंट है उसका बहुत ही ज़्यादा सम्मानीय स्थान है। और हमारे जो पहले जनरल थे, पहले चीफ थे आर्मी के, जनरल करियप्पा, वो भी एक कूर्गी थे। और हमें क्या बताया गया है? जो कूर्गी लोग होते हैं उन्हें फायर आर्म्स रखने की अनुमति होती है बिना किसी लाइसेंस के। ऑलराइट, द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of Coorg। जो नदी कावेरी है, देखिए कावेरी जो नदी है वो कर्नाटका में होती है, हमें पता है। ये कूर्ग कहाँ है? कर्नाटका में है। सो जो कावेरी रिवर है अपना पानी
प्राप्त करती है। ऑब्टेन का मीनिंग होता है प्राप्त करना या किसी को पाना। अपना पानी प्राप्त करती है फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, कूर्ग की पहाड़ियों और वनों से या फिर जंगलों से। कावेरी नदी अपना पानी कूर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से प्राप्त करती है। महाशीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये एक स्वच्छ पानी की या मीठे पानी की मछली होती है जिसका नाम महाशीर होता है। फ्रेश वाटर को हम स्वच्छ पानी भी बोलते हैं, फ्रेश वाटर को हम ताज़ा पानी भी बोलते हैं और फ्रेश वाटर को हम मीठा पानी भी बोलते हैं। आपने अपनी केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा होगा जो हमारे पानी होते हैं कितने तरह के होते हैं, एक होता है हमारा मीठा पानी और एक होता है जिसमें लवण होते हैं। ऑलराइट, सो जो फ्रेश वाटर की फिश होती है, जो मीठे पानी की जो मछली होती है जिसका नाम होता है महाशीर, उसके बारे में आगे क्या बताया गया है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, इस पानी में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। सो जो कावेरी नदी है उसको अपना पानी कहाँ से मिलता है, जो कूर्ग की पहाड़ियाँ हैं, कूर्ग के जंगल हैं उनसे। और इस नदी के पानी में कौन किसकी मात्रा पाई जाती है, अबाउंड का मीनिंग होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो हम वहाँ पर अबाउंड का यूज़ करते हैं। तो इस पानी में क्या होती है, महाशीर नाम की मछली होती है। ऑलराइट, किंगफिशर्स dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। अब देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है जो किंगफिशर एक वर्ड होता है, देखिए एक वर्ड होता है उसका नाम होता है किंगफिशर। जो किंगफिशर होता है डाइव फॉर देयर कैच, इन्हें पकड़ने के लिए, कैच का मीनिंग क्या होता है, पकड़ना, इन्हें पकड़ने के लिए गोता लगाता है या फिर इन्हें पकड़ने के लिए डुबकी लगाता है। यहाँ जो ये डाइव लिखा है इसका मीनिंग है डुबकी लगाना या फिर गोता लगाना। जब नदी में किंगफिशर इन मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है तो वो क्या करता है, एकदम से डुबकी लगाता है। वाइल, जबकि स्क्वायरल्स एंड लंगूर, जो गिलहरियां हैं, स्क्वायरल का मीनिंग क्या होता है, गिलहरी होना, लंगूर तो आप सभी को पता होता है, एक बोलते हैं जिसे। जो गिलहरी और लंगूर हैं वो ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। जो लंगूर और गिलहरियां हैं वो आधे खाए हुए फलों को गिरा रहे हैं। ड्रॉप का मीनिंग होता है गिराना, पार्शियली ईटिंग, पार्शियली का मीनिंग होता है थोड़े से कटे हुए फ्रूट, आधे खाए हुए जो उनके फल हैं उनको गिरा रहे हैं फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग, अपनी ये जो शैतानी कर रहे हैं इसको इंजॉय करते हुए, इसका आनंद लेते हुए, द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, जो पानी है, जो स्वच्छ पानी है और जो उसकी लहरें बार बार उठ रही हैं उस साफ पानी में ये जो गिलहरी और लंगूर है ये अपने आधे खाए हुए फलों को फेंक रहे हैं। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी शैतानियों को, मिस्चीफ का मीनिंग होता है शैतानी लेना, ये अपनी शैतानियों का आनंद ले रहे हैं। तो ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ, इस साफ और स्वच्छ पानी में जिसमें लहरें बार बार उठ रही हैं, गिर रही हैं, रिपल इफेक्ट का मीनिंग होता है जब लहरें बार बार उठती हैं और गिरती हैं। सो जिसमें लहरें बार बार उठ रही हैं, गिर रही हैं, इसमें अपनी शैतानी का आनंद लेते हुए जो गिलहरियां और लंगूर हैं अपने आधे खाए हुए फलों को डाल रही हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their मैथोस। देखिए यहाँ पर ये जो मैथोस लिखा है इसका मीनिंग होता है महावत, महोस, इसका मीनिंग होता है महावत। महावत हम उसे कहते हैं जो हाथी को कंट्रोल करता है, जो हाथी को अपने वश में रखता है उसे हम महावत बोलते हैं। कंट्रोल करना इन द सेंस जो उस पर बैठकर उसको आगे ले जाता है, पीछे ले जाता है। बेसिकली एक हाथी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसे जो कंट्रोल करता है उसे हम महावत बोलते हैं। इंग्लिश में उसे मैहोत्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है जो नदी, जो हाथी होते हैं वो इंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। कब, बीइंग बाथ एंड स्क्रब, नहाते हुए, और नहाते हुए जब आप अपने हाथ पर साबुन लगाते हैं और इसको ऐसे रब करते हैं तो उसको स्क्रब करना बोलते हैं। तो जो महावत होते हैं, जो
हाथियों के मालिक होते हैं वो जब उनको नहलाते हैं और उनको स्क्रब करते हैं इस नदी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें कावेरी नदी के बारे में बताया गया है, जो कि कर्नाटका में जो हिल्स हैं, जो पूर्व की पहाड़ियाँ हैं, जो इसके वन हैं, इनसे निकलती हैं। इस नदी के पानी में महाशीर नाम की एक बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। इन मछलियों को किंगफिशर नाम का वर्ड है वो पकड़ने के लिए गोता लगाता है। इसके अलावा जो गिलहरियाँ हैं, जो लंगूर हैं, आधे खाए हुए फलों को इस नदी के पानी में फेंक रही हैं। और जो हाथी होते हैं, जब उनके मालिक उनको नहलाते हैं और स्क्रब करते हैं, उनको रगड़ते हैं, तो इस चीज़ का वो बहुत ही ज़्यादा आनंद लेते हैं। ऑलराइट, the most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. The most laid-back individual. लेड बैक का मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जो हमेशा आराम करता हो, आरामदायक जीवन। लेड बैक लेटा रहे, जो हमेशा आराम करते रहते हैं। इंडिविजुअल का मीनिंग होता है कोई पर्टिकुलर इंसान। जैसे मैं कहूँ तो मैं एक इंडिविजुअल गर्ल हूँ, यानी कि मैं एक इंडिविजुअल लड़की हूँ। तो जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर देते हैं तो हम उसके लिए इंडिविजुअल का यूज़ करते हैं। जो ऐसे इंसान है हमेशा आराम में रहते हैं, बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, वो अपने जीवन को बहुत ही साहसी, हाई एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा उच्च एनर्जी यानी कि ताकत से, लेकिन यहाँ पर हाई का मीनिंग होता है, उच्च एनर्जी का मीनिंग होता है ताकत, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग ये नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है हाई एनर्जी एडवेंचर, जो साहसिक कार्य होते हैं। एडवेंचर का मीनिंग क्या होता है, कोई साहसिक काम करना। ऐसे लोग जो हमेशा लेटे रहते हैं वो इस नदी में साहसिक कामों को कर अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। कन्वर्ट का मीनिंग क्या होता है, परिवर्तित करना। अब ये इस नदी में क्या करते हैं, राफ्टिंग। आपने राफ्टिंग सुना है? राफ्टिंग होता है एक नदी के ऊपर हम एक लकड़ी का एक ऐसा ये रखते हैं और इसको आगे ले जाते हैं, इसको हम राफ्टिंग बोलते हैं। कनोइंग क्या होता है, जब हम नौका चलाते हैं ना, जब हम नाव में बैठे होते हैं और जिनमें ये होते हैं, इनसे हम नौका चलाते हैं, उसी कैनोइंग बोलते हैं। नदी और नौका को खेलना सब कुछ बोलते हैं, ऐसा हिंदी में जो वर्ड होता है। रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हम आगे पीछे जाते हैं नदी में। रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है, पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। एंड माउंटेन बाइकिंग, और पहाड़ों पर हम क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, ये जो सेंटेंस है इसमें ये कहा गया है, ऐसे लोग जो हमेशा अपने जीवन को आरामदायक बनाकर रखते हैं, हमेशा आराम में रहते हैं, वो लोग इस नदी में गोता लगाकर, इस नदी में नौका को खेम कर, इस नदी में राफ्टिंग करके, कैनोइंग करके, रैपलिंग करके, पहाड़ियों पर चढ़कर और माउंटेन्स पर, पहाड़ों पर बाइक चलाकर अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। ऑलराइट, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, ये सभी चीज़ें हम नदी में करते हैं। नदी में आपने स्विमिंग सुना होगा, आपने सर्फिंग सुना होगा, उसी तरह से राफ्टिंग भी होता है, कैनोइंग भी होता है और रैपलिंग भी होता है। ऑलराइट, numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. बहुत सारे लोग जो यहाँ पर चलते हैं, पदयात्री हैं, इस रीजन में numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. So इस रीजन में, इस क्षेत्र में, रीजन का जो मीनिंग होता है वो होता है क्षेत्र। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, इनका मीनिंग, वॉकिंग ट्रेल्स का मीनिंग होता है पगडंडियां। इस क्षेत्र में बहुत सारी विभिन्न पगडंडियों की जो फेवरेट, जो प्रिय होती है, वो क्या होती है, ट्रैकर्स का मीनिंग होता है बैलगाड़ी की सवारी करना। मीनिंग क्या हो गया, विभिन्न पगडंडियों का इस क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा प्रिय काम है वो क्या है, बैलगाड़ी की सवारी करना। ऑलराइट,
birds, bees and butterflies are there to give you company. पक्षी, bees का मीनिंग होता है मधुमक्खियाँ एंड बटरफ्लाई का मीनिंग होता है तितलियाँ। पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ यहाँ पर हैं या फिर वहाँ पर हैं टू गिव यू कंपनी, आपका साथ देने के लिए। कंपनी का मीनिंग क्या होता है? कंपनी का मीनिंग होता है साथ देना। कंपनी से हमारा कंपेनियन बना है जिसे हम साथी बोलते हैं। मैक्वास, मलाबार, स्क्वायरल्स, लंगूस एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये जो मैकास है, मलाबार हैं, गिलहरियाँ हैं, लंगूर है, स्लेंडर लॉरिस हैं, ये वहाँ के सारे जानवरों के नाम हैं। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द कैनोपी, फ्रॉम द ट्री कैनोपी। इस पे कैनोपी जो है एक ट्री का नेम है, पेड़ का नेम है। इस पेड़ पर बैठे हुए तुम्हें टकटकी लगाकर देखते हैं। आई डू हाउएवर, लेकिन मैं हालांकि प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर द वाइल्ड एलिफेंट्स, मैं जंगली हाथियों से दूर रहना प्रेफर करता हूँ या फिर दूर रहना उचित समझता हूँ। सो ओवरऑल इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जब आप घूमेंगे तो आपके साथ साथ आपको बीज दिखेंगी, बटरफ्लाईज दिखेंगी, बर्ड्स दिखेंगे, लंगूर दिखेंगे, लॉरिस दिखेंगे, स्क्वायर्स दिखेंगी। ये सभी आपको टकटकी लगाकर देखेंगी और राइटर जो है वो क्या बताते हैं, लेकिन मैं फिर भी जंगली हाथियों से दूर रहना उचित समझता हूँ या फिर दूर रहना प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट इज the climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. जब आप ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर चढ़ते हैं, द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, जब आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। तो ये आपको एक पैनोरामिक व्यू देता है। पैनोरामिक व्यू का मीनिंग होता है एक शानदार नज़ारा देता है। किसका नज़ारा देता है? एंटायर, एंटायर का मीनिंग होता है संपूर्ण। मिस्टी लैंडस्केप, अब यहाँ पर मिस्टी लैंडस्केप का मीनिंग इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर आपको चारों तरफ धुंध दिखाई देगी। धुंध भरे ये जो लैंडस्केप है, धुंध भरा ये जो जमीन है पूरी कूर्ग की, ये आपको इसका एक बहुत ही ज्यादा शानदार आपको नजारा दिखाई देगा। आपने देखा होगा यहाँ पर पिक्चर में, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या है, पहाड़ों के बीच में, पहाड़ियों पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारी ये धुंध भरी हुई है। जब आप इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर जाएंगे तो आपको ये मिस्ट दिखाई होगी। आपने ये नोटिस की होगी, जब आप कभी पहाड़ों पर जाना तो वहाँ पर आपको धुंध दिखाई देगी, तो इस धुंध को ही हम मिस्ट बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, वही चीज़ हमें यहाँ पर दी गई है कि जब हम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर जाएंगे तो आपको एक धुंध से भरा हुआ जो कूर्ग का ये लैंडस्केप है, कूर्ग का ये संपूर्ण धरातल है, इसका एक शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। A walk across the rock bridge leads to the 64-acre island of निसार गधामा। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब आप रस्सी वाली ब्रिज से, रोप ब्रिज का मीनिंग क्या होता है, ऐसा ब्रिज जो रस्सी से बना है, इससे होकर जाएंगे तो ये आपको 64 एकड़ के एक बड़े से आइलैंड निसार गधामा में पहुंचा देगा। ये जो निसार गधामा है ये एक आइलैंड का नेम है जो कितने एकड़ का है, 64 एकड़ का एक आइलैंड है। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Belakuppe is a bonus. जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको बुद्धिस्ट मॉन्क जो कि इंडिया के सबसे बड़े तिब्बती, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उसको हम सेटलमेंट बोलते हैं, तिब्बत से ये यहाँ पर कूर्ग में आ गए हैं। ये देखने को मिलेंगे कहाँ पर, बेलाकुप्पे में, जो कि एक जगह का नाम है इज अ बोनस। ये आपके लिए एक बोनस है, ये आपके लिए एक लाभदायक चीज है। तो जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बुद्धिस्ट मॉन्क भी मिलेंगे जो कहाँ से आए हैं, जो तिब्बत से आए हैं। The monks in red orchard and yellow robes are amongst the many
surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. सो इसका मीनिंग ये है कि जो मॉन्क्स हैं लाल ऑर्चिड और पीले कपड़ों में, ये आर अमोंग द मेनी सरप्राइजेस, उन सभी आश्चर्यों में से एक है जो कि इंतजार करते हैं कि वो विजिटर्स के द्वारा, जो घूमने वाले लोग हैं उनके द्वारा ढूंढे जाएं, जो कि किसकी तलाश कर रहे हैं, हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा की, जो कि इंडिया के दिल और आत्मा की जो कि तलाश कर रहे हैं उनके द्वारा खोजे जाएं, और वो कहाँ है, कूर्ग में है। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि यहाँ